नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 3-4 विषय हैं जिन पर बात करेंगे। 3 विषय तो ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड हैं और कनेक्टेड हैं। चौथा विषय अगर समय मिला तो फिर थोड़ा-सा दिल्ली पर चर्चा करेंगे। वैसे दिल्ली में जो स्यापा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का शुरू हो चुका है, जो अभी से पेशबंदी वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इनके कंधे ढीले हो चुके हैं और अपनी सीट, अपनी जीत को लेकर के भी एश्योर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अगर अपनी ही सीट खतरे में दिखाई दे रही हो, तो आप अंदाजा लगाइए फिर पूरी दिल्ली में क्या हाल हो रहा होगा। और जो मेन इश्यू जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है महाकुंभ। महाकुंभ में जो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी या मचवाई गई थी, किसी की नज़र लगी थी या नज़र लगवाई गई थी, इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई है। एसआईटी जांच कर रही है और मेरी सूचना तो ये है कि अब तक 70 से लेकर के करीब-करीब 100 लोगों के बीच में रडार पर हैं। रडार पर तो 16,000 फ़ोन हैं, जो स्विच ऑफ हैं उसी दिन के बाद से, लेकिन 100 लोग ऐसे हैं जिनकी गर्दन तक या तो हाथ पहुंच चुके हैं या उनसे पूछताछ चल रही है। दूसरे, ये जिनको अखिलेश यादव अयोध्या का राजा बता रहे थे, वो राजा साहब आज दहाड़े मार मार करके रो रहे थे कैमरों पर। तो जरा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजा साहब बिलख क्यों रहे हैं। और तीसरा जो है, योगी आदित्यनाथ चूंकि मिल्कीपुर में थे, जहां उपचुनाव हो रहा है, 5 फरवरी को वहां भी वोट पड़ने हैं दिल्ली के साथ, तो वहां पर उन्होंने अखिलेश यादव पर बहुत कड़ा प्रहार किया है। सीधे जुड़ लेते हैं प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी के साथ। घूमता आईना चलाते हैं, रात्रि में 9:30-10 बजे के आसपास उनका लाइव होता है और अलग अलग विषयों पर बोलते हैं। सीधे उन्हीं के साथ जुड़ते हैं और कोई लंबा चौड़ा उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप परिचित हैं उनकी मेधा से भी, उनकी जानकारी से भी। अनुपम जी, नमस्कार सर। बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार सर। तो साहब ये बताइए, ये जो एसआईटी जांच पड़ताल चल कर रही है और जो सूचनाएं छन छन करके आ रही हैं, मैंने कल अपने एक शो में कहा था कि संभल में कुछ सिरफिरों ने कोर्ट के आदेश पर जो जामा मस्जिद, तथाकथित जामा मस्जिद की सर्वे करने के लिए टीम गई थी, उसको डराने धमकाने के लिए और पुलिस बलों को खदेड़ने के लिए पत्थरबाजी कर दी थी कुछ सिरफिरों ने। उसके बाद योगी जी ने संभल का जो हाल किया है, वो हमारे आपके सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने है। ये तो महाकुंभ था जहां पर ये शरारत की गई है, साजिश रची गई है और भगदड़ मचवाई गई। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हैं। एक बदनामी अलग मिल गई योगी जी को। और संत समाज के भीतर से भी तथाकथित एक शंकराचार्य ने जिस तरीके से योगी जी का इस्तीफा मांगा, उसके बाद हम रिएक्शन भी देख रहे हैं। राम भद्राचार्य जी का रिएक्शन हो, स्वामी रामदेव का हो, या जो अपने महंत हैं अयोध्या के मिथिलेश जी, उनका रिएक्शन हो, बहुत तीखे रिएक्शन आ रहे हैं और सब टूट पड़े हैं इस तथाकथित ढोंगाचार्य पर। तो ये जो साजिश रची गई है कि नहीं रची गई है, जांच कहां तक पहुंची है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो पहली बात, तो जिनको आपने शंकराचार्य कहा वो शंकराचार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उनके पट्टाभिषेक पे स्टे कर रखा है और उनको अपने जीते जी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने शंकराचार्य घोषित नहीं किया। सारे शंकराचार्य अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जी हालांकि 93 साल की आयु में उनका निधन हुआ, परंतु उन्होंने इनको शंकर अपना, जबकि इनके ये नंबर 1 शिष्य थे, पर इनको इनका पट्टाभिषेक नहीं किया, इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। और आप अगर आप पूरी शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती जी को सुने, वो तो कहते हैं कि उनकी किसी बात का मैं जवाब ही नहीं दूंगा, उनको मैं मानता ही नहीं शंकराचार्य, बात खत्म। और आज की तारीख में निश्चलानंद सरस्वती जी से
ज़्यादा लॉजिकल बात कौन आपको करता नज़र आता है? तो वो तो आप जिस तरह की बातें कर रहे हो तो शादी-ब्याह में जा रहे हैं उनका तो उनका क्या ही हम क्या कहें। और वो तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं और योगी का इस्तीफ़ा माँग रहे हैं और को पता है क्या-क्या कर रहे हैं, उनका तो मैं क्या ही जवाब दूँ। जिस अखिलेश यादव की सरकार में उनके छोटे-छोटे बच्चे जिनको बटुक कहते हैं वो आश्रम के बच्चे, उनको इतनी बुरी तरह मारा गया और उसके वीडियो इस समय वायरल हैं और मैं वहाँ पे उस समय बनारस में मौजूद था और इतनी बुरी पिटाई छोटे-छोटे बच्चों की गई और म खुद इनकी पिटाई की गई, सब के सब अस्पताल में चले गए। उसी उन्हीं अखिलेश यादव के साथ ये बैठ के प्रसन्नचित्त फ़ोटो खिंचाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, तो इनको क्या ही कहा जाए। अब रही बात महाकुंभ मेले में एक साजिश की बात की, तो महाकुंभ मेले में क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं अपने प्रोग्राम पे और आपके प्रोग्राम पे दोनों पे बता चुका हूँ और आज मैंने अपने घूमता आईना पे इस पे पूरा एक शो भी किया है पूरा। देखिए, ऐसा है कि 6 मतलब 16,000 नंबर 3 जगह भगदड़ हुई। 3 जगह भगदड़ हुई, झूसी में हुई और संगम पे हुई और सेक्टर 10 पे हुई। तो ये जो तीनों जगह भगदड़ हुई, तो इन जगह पे जो 16,000 टेलीफ़ोन नंबर ऐसे सामने आए हैं, जो उस समय हाइपर एक्टिव थे, लगातार एक्टिव थे और उसके बाद सब के सब ये गायब हो गए, सब बंद हो गए और मैं आपको बता सकता हूँ विश्वास के साथ कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर और सीसीटीवी के माध्यम से 120 चेहरों को और संदिग्ध चेहरों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और पुलिस उन्हें ढूँढ रही है। और इस बीच 3 वीडियो ऐसे आए जिसको मैंने ट्वीट किया है, जिसको आज मैंने अपने वीडियो में लिंक में भी दिया है। मैं यहाँ पे अपने वीडियो में लगाना नहीं चाहता क्योंकि फिर से यूट्यूब बैन करने लगता है। लेकिन उसमें एक वीडियो में आपने देखा कि जो मौके पे जो मौजूद लोग हैं, वो बता रहे हैं कि जो भगदड़ थी वो जानकर कराई गई, कुछ लड़कों ने कराई हुड़दंगियों से। दूसरे में लोग बता रहे हैं कि वो लाल रंग का झंडा लिए हुए थे और वो सिपाही थे। और तीसरे में वो बता रहे हैं और तीसरा वीडियो चल रहा है जिसमें आपको ढेर सारे लड़के हुड़दंग करते और अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाते दिख रहे हैं। इससे यस, भी यस। ज़्यादा जो हाँ, इससे भी ज़्यादा एक जिसे मैं कहता हूँ कि बहुत ही गलीज़, बहुत गिरी हुई, बहुत घटिया हरकत ये हुई कि सोशल मीडिया पे 2 वीडियो ऐसे आए जिनको पुलिस ने बहरहाल ट्रेस भी कर लिया है। इन्होंने बाकायदा एक्टर्स को लाके रील बनाई और झूठे फर्जी जिसमें इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं कि इन लोग मर गए, इनकी किडनी निकाल लो, इनका लीवर निकाल लो, इनकी लाशों को नदी में बहा दो। बाकायदा इस तरह के ड्रामे किए गए और एक्टिंग करी गई और वो सामने भी आ गया और पुलिस ने उनको आइडेंटिफ़ाई भी कर लिया और मैं मानता हूँ शायद वो अब तक पकड़े भी जा चुके होंगे। तो इस तरह की हरकतें भी चल रही हैं। तो एसटीएफ के जो मुखिया हैं अमिताभ यश, वो इलाहाबाद पहुँच चुके हैं और ना सिर्फ एसटीएफ लगी है, बल्कि भारत सरकार की तरफ से इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी लगी है, लोकल इंटेलिजेंस लगी है, जिला पुलिस लगी है, कुंभ पुलिस लगी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है, सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। जो लोग मौके पे मौजूद थे उनका पूरा उनसे बात की जा रही है, उनके बयान लिए जा रहे हैं। तो जो कुछ संभव है सब कुछ किया जा रहा है। रही बात योगी आदित्यनाथ की तो वो कल आए थे म मन यहाँ पे मेले में आए थे। पहले वो घटनास्थल पे गए, उसके बाद वो घायलों के पास गए और ज जिन योगी को मैं कहता हूँ कि जल्दी आपको उनकी ये मुद्रा देखने को नहीं मिलती। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो योगी इतने साल से सांसद होते रहे पर कभी हाथ जोड़ के उन्होंने वोट नहीं माँगा, वो इस प्रकार एक घायल महिला के पास कह रहे थे, "माई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।" और योगी उसके बाद ये संतोष से मिले और नज़र आ रहा था योगी मर्माहत हैं, योगी आपने उनका भावुक वीडियो देखा लेकिन इस मर्माहत होने के नीचे, इस भावुक होने के नीचे ही इज सीथिंग विद एंगर बहुत, बहुत नाराज़ हैं योगी, उनका चेहरा तमतमाया हुआ है। तो मेले में तो नहीं लेकिन जब वो जाते हैं मिल्कीपुर, ये तो कल योगी आए थे इलाहाबाद प्रयागराज आए थे और आज जब वो मिल्कीपुर जाते हैं उपचुनाव में प्रचार करने के लिए, तो वो क्रोध उनका वहाँ निकलता है। मिल्की मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर एक दलित बालिका का क्या मर्डर हुआ है, अभी रेप की पुष्टि नहीं हुई है, पर जिस तरह की उसके साथ बर्बरता हुई है, आँखों में और चेहरे पे और तमाम जगह पे, एक आइडिया लग रहा है कैसे हुआ होगा और किसने किया होगा। तो योगी कहते हैं कि अच्छा उसको लेकर आज अवधेश प्रसाद ने ड्रामा किया और बड़ा फूट-फूट के रोए, वो अलग बात है कि एक भी आँसू उनके नहीं निकला। वो फूट-फूट के इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनके लड़के का भविष्य दाँव पे लगा है, उनकी सीट से उनके साहबज़ादे चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो किसी भी हद तक चले गए हैं। तो जो अवधेश प्रसाद अभी से कुछ दिन पहले तक एक छोटी-सी नाबालिग लड़की के गैंग रेप के मामले में मोहित खान के साथ खड़े थे, मोहित खान का बचाव कर रहे थे, वो आज की इसमें ड्रामा नौटंकी करते रहे इसके अलावा कुछ नहीं है।
वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, मैं तो कल देंगे, आज दे दे भाई, या देखे तो कैसे इस्तीफा, वो क्या इस्तीफा देंगे? वो तो अपने लड़के को विधायक बनाने के लिए इतना ड्रामा कर रहे हैं, वो क्या इस्तीफा देंगे? और मोदी को जरा किस बात पे ललकार रहे हैं? और मोदी का इस जरा मामले से क्या लेना-देना एक लोकल क्राइम से? तो दर्शकों अच्छा को उन्होंने जरा दर्शकों को दिखा देते हैं ये कैसे ज़रूर, ज़रूर, नौटंक ज़रूर, ज़रूर, नाटक नाटक नौटंकी ज़रूर, कर रहे हैं ये। ज़रूर सर, ज़रूर। अब मेरा दिल नहीं कहता, मेरा दिल नहीं कहता। सूचना मिल गई है इनको कि बेटा हार रहा है इसलिए पाखंड कर रहे हैं। ज़ाहिर है परेशान है, उनको मालूम है कि चुनाव आसान नहीं होने वाला है और इसी के चलते उनका ये ड्रामा, नौटंकी, पाखंड जो भी कहें। वैसे तो मैं इसको उतना बुरा नहीं मानता क्योंकि राजनीति में पाखंड बहुत होता है, पर जो आदमी आज से कुछ दिन पहले एक बलात्कारी के साथ खड़ा था, एक नाबालिग बच्ची के बलात्कारी के साथ खड़ा था, अगर वो आज इस तरह का पाखंड कर रहा है, तो फिर वो अपने आप में बहुत घिनौना है और जैसे आप दिखा रहे हैं अ मैं भी आपको दिखाता हूँ मतलब कल तक ये मोहित खान के बगलगीर थे, हर तरह से उनकी मदद कर रहे थे, हर तरह से उनका ये आपको याद होगा मोहित खान वाला इनका फ़ोटो। यस, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये सब इनका ड्रामा और अच्छा एक चीज़ मैं कुंभ मेले के हवाले से अच्छा योगी पे आता हूँ, इसके पहले मैं कुंभ मेले के हवाले से एक बात और बता दूँ जो साजिश की बात हो रही थी। मैं एक ऐसी आपको सूचना दे रहा हूँ जिसको मैंने आज अपने चैनल पे बोला है और मैं अभी तक ये कहीं छपी नहीं है। मकर संक्रांति के दिन या और इससे 1 दिन पहले 5-6 ऐसे लोग पकड़े गए थे, जो कि मुस्लिम थे और जो कि हिंदू बाबा का भेष बनाकर, स्वामी का भेष बनाकर घूम रहे थे। और जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पे जो था या जो कुंभ होता है या जो माघ में तो इसको एक अलग ज़िला घोषित किया जाता है। उसका डीएम मेला होता है, एसएसपी मेला होता है, अलग डीएसपीज़ होते हैं, अलग-अलग थाने होते हैं, थानों के अलग-अलग नाम होते हैं, जैसे थाना पुराना किला या थाना बड़े हनुमान जी, थाना अखाड़ा। तो थाना अखाड़ा में इन लोगों का इंटरोगेशन हुआ था और उनमें 2 लोगों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एक का नाम था अयूब खान और दूसरे का नाम था मोहम्मद राशिद। ये भिखारी है इन्होंने बताया, ये भीख माँगने के लिए यहाँ आए थे, पर ये हिंदू सन्यासी का भेष बनाए हुए थे, अपना गलत नाम बता रहे थे। ये कह रहे थे हम डर गए इसलिए हमने गलत नाम बताया। तो पुलिस ने बहरहाल इनका सब जाँच-पड़ताल की और सब फ़ोटो-वोटो लिया और सब इनके बारे में पता किया। 151 में चालान करके फिलहाल इनको छोड़ दिया गया था। वहाँ पे बहुत ढेर सारे रोहिंग्या अप्रवासियों ने भी वहाँ पे बहुत ढेर सारी दुकानें लगा रखी थी, उनको भी पुलिस ने हटा दिया था। तो ये सब तो हुआ ही था। मतलब ये सब पहले दिन से हो रहा था कि पन्नू की धमकी आ ही रही थी, अलग-अलग सोशल मीडिया पे धमकियाँ आ ही रही थी और अब ये चीज़ सामने आई है। तो योगी का जो आज गुस्सा नज़र आया, वो कुंभ का गुस्सा उनको आपने जो मिल्कीपुर में वो 6 बार जा चुके हैं, पर ये भाषा उन्होंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं की, जो भाषा उन्होंने आज प्रयोग की। उन्होंने कहा कि सबसे इस बलात्कार, इस रेप में, इस मर्डर में भी समाजवादी पार्टी के दरिंदे होंगे, ये कुत्ते की दुम है, कुत्ते की पूँछ है, कभी सीधे नहीं हो सकते, वगैरह-वगैरह। उन्होंने बहुत कुछ कहा कि समाजवादी पार्टी का जो विकास है सिर्फ़ सिपाही तक है और मोहित खान को उन्होंने हवाले से बहुत लताड़ा इन्होंने, अवधेश प्रसाद को और जो कन्नौज में कांड हुआ था, नवाब सिंह यादव जो एक बलात्कार में पकड़े गए थे समाजवादी पार्टी के, उसके लिहाज से उन्होंने अखिलेश यादव को बहुत लताड़ा और अखिलेश यादव को तो आपने देखा ही कि कल उन्होंने बजट में कुंभ कुंभ करते हुए उन्होंने वॉकआउट किया और किस तरह हंगामा मचाया कि ओम बिरला साहब को उनको डाँटना पड़ा, उनको समझाना पड़ा। तो बहरहाल योगी आज जो भाषा बोल रहे थे, मैं एक बात जो अब मैं अभी अपने चैनल पे कह रहा था, आपके चैनल पे कह रहा हूँ बार-बार फिर बाद में लोग कहते हैं कि आप तो साहब इधर से उधर जाके वही बात रिपीट कर देते हैं। पर मुझे लगता है ये बात रिपीट करने योग्य है कि योगी 2.0 अब आप देखेंगे। जो पहला योगी थे वो तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। पर अब जो नाराज़ योगी हैं, अब जो क्रोधित योगी हैं, ये तो बहुत लोगों को ओंकार सर भारी पड़ने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आज की उनकी जो भाषा थी, आज की जो उनकी शैली थी, आज जो जिस जिस तरह वो मिल्कीपुर में गरज रहे थे, कुत्ते की दुम, दरिंदे एंड ऑल दैट, तो मैं आपको बता रहा हूँ योगी 2.0 इन बहुत लोगों पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। उनके भाषण का एक अंश तो मैं दर्शकों को सुनवाई देता हूँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट को आप देखिए। इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन
महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया में आ रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है। कल उपराष्ट्रपति जी आए थे। दुनिया के 74 देशों के राजदूत आए थे, हाई कमिश्नर्स आए थे। पूरी दुनिया आ रही है, विभूत है। पूज्य संतजन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं। लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है। 8 फरवरी का इंतजार करेंगे, 26 फरवरी का इंतजार करेंगे, या उससे पहले ही योगी जी का डंडा चलना शुरू हो जाएगा? नहीं, आप 8 फरवरी का इंतजार कर लें, डंडे तो बहुत चलेंगे। देखिए, एक बात सुने, अभी आज आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, श्यामलाल पाल क्या नाम है उनका, उनका लड़का अरिमर्दन सिंह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, और उसका एक वीडियो वायरल है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है, वीडियो पे कह रहा है जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। बहरहाल उनको टीचिंग से सस्पेंड कर दिया गया है, और उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है, उनको गिरफ्तार भी किया है, लेकिन निजी मुचलके पे छोड़ दिया गया है, क्योंकि 7 साल से कम की सजा में तो आपको मालूम है गिरफ्तारी नीति छोड़ जाता है। तो लेकिन जरा हिम्मत देखें, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो सिर्फ इसलिए कि उनके पिताजी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो वीडियो पे आकर इस देश के प्रधानमंत्री और देश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, और कह रहे हैं जाओ जो बिगाड़ते बने बिगाड़ लो। तो आप देखिए, अलीगढ़ में ही भारतीय जनता पार्टी के जो एक माइनॉरिटी सेल है, उसने वहां पे ऑफिस बनाया। वो एक महिला थी वो, और उसमें मुस्लिम महिला थी, और उनकी वहां पिटाई कर दी गई कि तुम मुसलमान होकर भाजपा के ऑफिस खोल रही हो। तो बड़ा दुस्साहस के साथ सीसीटीवी में सब आ गए हैं, पुलिस उनको ढूंढ भी लेगी, कल वो लंगड़ाते हुए उनका वीडियो भी आ जाएगा। तो अभी जब आप कह रहे थे ना कि कुछ सिरफिरों ने संभल में पत्थरबाजी, मैं उनको सिरफिरा नहीं कहता, मैं उनको जिहादी कहता हूँ। उन्हें मालूम है कि उनके साथ क्या होने वाला है, उसके बाद भी ये दुस्साहस है, ये उनका जिहाद है, ये उनकी धार्मिक धर्मांधता है उनकी, कि वो कुछ उसको सोचने नहीं दे रही है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 8 फरवरी के बाद योगी 2.0 का जो उनका गरजना बरसना होगा, अभी तो गरज रहे हैं, जब बरसेंगे तो फिर भगवान ही मालिक है आप। मैं ये समझना चाह रहा हूं, और दर्शक भी समझना चाहेंगे, अखिलेश यादव की बौखलाहट के पीछे ये होता है ना कि जैसे आपा खो दिया हो, जैसे बुद्धि से काम करना, बुद्धि से काम लेना ही बंद कर दिया हो। एक होता है कि बिना जनमानस को समझे, अगर आज तक वहां 34 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, अनुपम जी, ये छोटी फिगर नहीं है, ये पूरा अमेरिका दुनिया है। नहीं नहीं नहीं, दुनिया के 90% देशों से ज्यादा जनसंख्या है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है, या इतने बौखला गए हैं कि साहब जो लोकसभा में इन्होंने गुल खिलाए थे उस पर सब पर पानी फिर रहा है, इसलिए ये बौखलाहट निकल रही है किसी ना किसी तरीके से। वो बौखलाहट इसलिए है क्योंकि साहब, आप इस तरह समझें कि फैजाबाद लोकसभा सीट जीत के इन्होंने कह दिया हमने अयोध्या जीती, जबकि अयोध्या ये हारे थे। अवधेश प्रसाद जैसे आदमी को, नौटंकीबाज को अयोध्या नरेश कह के इधर उधर घुमा रहे थे, और अब उनको नजर आ रहा है कि साहब वहीं पे मिल्कीपुर वो हारने की पोजीशन में आ गए हैं। तो ये उनकी बौखलाहट है, झल्लाहट है। और आज जो योगी ने कहा, इस बात को मैंने हर चैनल पे कहा है, आपके चैनल पे कहा है, ट्वीट किया है कि अखिलेश यादव जब से मेले की तैयारियां शुरू हुई हैं, सिवाय मेले के और कोई ट्वीट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे एक जमाने में वो सिर्फ सांड समाचार देते थे, सांड यहाँ मिला, सांड वहां मिला, उसी तरह मेले को लेके हर तरह का झूठ अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, और हार सामने देखिए अच्छे अच्छे बौखला जाते हैं। अब आप देख लीजिए कि केजरीवाल को ही देख लीजिए
मतलब जैसे कि संदीप दीक्षित ने कहा कि एकदम अनपढ़ नजर आते हैं, कि कहाँ से पास हो गए नकल करके। आप सोचिए इस तरह क्या बेहूदी बात है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जाके यमुना जी में जहर मिला देता है और उसके बाद ये उसको बॉर्डर पे उस जहर वाले पानी को पकड़ लेते हैं, जहर वाला पानी छोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं और नॉर्मल वाटर छोड़, ये किस साइंस की बात कर रहे हैं, एकदम पागल हो गए हैं। फिर इनसे कहा गया कि साहब जहर कौन सा, उन्होंने कहा अमोनिया का जहर। तो देखिए साहब, मैं आपको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये मैप दिखाता हूँ, चार्ट दिखाता हूँ। ये बताता है कि अमोनिया का जहां तक सवाल है, तो जब दिल्ली में घुसती है यमुना हरियाणा से, तो उसमें जो अमोनिया का लेवल होता है 5.5 mg पर लीटर होता है, और जब वो दिल्ली से जी। छूटती हैं तो उनका अमोनिया का लेवल होता है 56.1, यानी 10 गुने से ज्यादा हो गया। ये तो इन्होंने किया है यमुना का। और अरविंद केजरीवाल के बारे में तो क्या ही कहा जाए। और जब इतना घटिया आदमी हार देखता है सामने, और आपको बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को इस समय आम आदमी पार्टी की हार उतनी नजर नहीं आ रही जितनी अपनी व्यक्तिगत हार नजर आ रही है। नई दिल्ली सीट पे इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं, इतनी बुरी, तो इसीलिए पहले से उनका अपना रोना चल रहा है कि साहब हमारे वोटर काट दिए, नए वोटर ऐड कर दिए, हरियाणा से वोटर लाके वोट कराए, क्या क्या वोट पटांग अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। जाके चुनाव आयुक्त ने कहा आप अपनी बात का सबूत दीजिए कि आपने पानी में जहर मिलाने वाली बात का, तो उसको बोतल में पानी लेके पहुंच गया, बोले पी के दिखाओ। अरे भाई चुनाव आयुक्त क्यों पी के दिखाए, यमुना गंदी तुमने की है और बोतल से पानी पिला रहे हो चुनाव आयुक्त को, पागल हो गए हो और क्या? तुम हाँ कहाँ तो से भर के लाए हो, इस बात का क्या सबूत है कि तुम अरे यमुना से कहीं भर से के भर लाए के हो? लाए हो, चुनाव आयुक्त क्यों पिए, चुनाव आयुक्त का उसमें क्यों पिए? नदी गंदी तुम कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो हरियाणा पे और पानी पिला रहे हो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को। ये क्या बात हुई भाई, कोई सर पैर है इसमें, आप बताएं। लेकिन बस ऐसे ही है। तो अब वो हार सामने उनको भी नजर आ रही है, हार अखिलेश यादव को भी सामने नजर आ रही है। 37 सीट के बाद जो एक माहौल उनका बना था, एक मोमेंटम बना था कि उन्होंने अपने आप को 27 का सत्ताधीश डिक्लेयर कर दिया था, उसके बाद जब वो 9 में से 7 सीटें हार जाते हैं उपचुनाव में, जब वो कुदरकी जैसी सीट हार जाते हैं, मीरापुर हार जाते हैं, जब वो कानपुर में सीसामऊ जैसी सीट में मार्जिन इतना कम हो जाता है, यहां तक कि मैनपुरी का मार्जिन देखिए आप कितना कम हो गया, योगी कहते हैं। तो फिर अखिलेश यादव को नजर आ रहा है कि जो राजनीतिक जमीन उनके पिताजी ने उनको बनाकर दी थी और जिन पिताजी को उन्होंने अध्यक्ष पद से बर्खास्त करके पार्टी पे कब्जा किया, वो राजनीतिक जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसकती जा रही। और अनुपम जी, अगर वापस प्रयागराज लौटें तो वसंत पंचमी का जो है स्नान है, और जाहिर है मौनी अमावस्या जितनी भीड़ तो अब वहाँ नहीं रहेगी। क्या व्यवस्थाएं ऐसी इस बार की गई हैं? मैं योगी जी के कुछ वक्तव्य देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी हैं वो मौके पर रहें, जमीन पर जाएं, व्यवस्थाओं को वहीं से देखें। तो कहीं उनके पास कुछ सूचनाएं रही होंगी कि मौनी अमावस्या को कुछ ढीलम ढाली रही है, इसलिए उनको ये निर्देश देने पड़े हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि मौनी अमावस्या के बाद हमेशा मेला आधा हो जाता है और बसंत पंचमी के बाद तो एकदम तकरीबन समाप्त हो जैसा हो जाता है। पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जिसको भी अब संगम नहाने आ रहे हो 4 तारीख के बाद आए, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 2 पर्व रह जाते हैं। 12 तारीख को आपको मिलेगा माघी पूर्णिमा और 26 तारीख को आपको मिलेंगे महाशिवरात्रि, जो मेले का आखिरी पर्व है। तो ये 12 और 26 को भी ड्रॉ छोड़ के बाकी कभी भी आए, भीड़ बहुत हल्की हो जाती है और आपको बहुत आराम से स्नान करने को मिल जाएगा। लेकिन चूंकि कल बसंत पंचमी, कल रात को 2:30 बजे मैं मेले से लौट रहा था ओकार जी, और मैं देख रहा था कि इतने बड़े कांड के बाद, और ये मेले की फोटो नहीं है, मेले के बाहर की सड़क की, शहर की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं देख रहा था कि अब मैं उस समय भी देख रहा हूँ, रात को 2:30 बजे लोग चलते चले आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए चलते चले आ रहे हैं, ये आपको मैं स्टेशन के पास की वो दिखा रहे हैं। आप सोचिए जरा से, ये मेले का जी नहीं है, जी। मेले का वीडियो नहीं है, और 2:30 बजे भी लोग चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं। तो मतलब जिन्होंने सोचा था कि इस घटना से मेला खत्म हो जाएगा, तो वो तो आप सोचिए कि मतलब आज दोपहर 2 बजे तक मैं देख रहा था कि 92 लाख लोग स्नान कर चुके थे। तो ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दें। मुझे तो लगता है सनातन इसके बाद और स्ट्रांग होके निकलेगा और बहुत स्ट्रांग होके निकल रहा है। लोगों की, जो लोग वहां पे आ रहे हैं, मैंने उनसे बात की कि आपने हादसा देखा, आपने दुर्घटना देखी, उन्होंने कहा भाई इतने बड़े मेले में इतना नहीं होना चाहिए, पर हो गया तो हो गया, तो हम धर्म तो नहीं छोड़ देंगे अपना। तो वैसे भी हमें याद रखना चाहिए कि आज जो भी जैसे किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि भारत में 2 ही तरह के लोग हैं,
एक तो जो हिंदू हैं और एक जो हिंदू थे। यानी ये मतलब जो भी गैर हिंदू है वो भी किसी ज़माने में हिंदू थे। और आज भी जो हिंदू हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पूर्वज वो लोग थे जो ना डरे ना लालच में आए। तभी इसीलिए आज भी हम हिंदू हैं, हम आज भी सनातनी। लेकिन अनुपम जी, आप ये तो मानेंगे कि ये जो उस भगदड़ के बाद एक अफवाह मचाई गई कि साहब वीआईपी मूवमेंट था, ये था, वो था, वीआईपी नहीं जाने चाहिए। इसके पीछे एक साजिश ये भी थी कि उपराष्ट्रपति भी ना आने पाए, प्रधानमंत्री भी जो 5 फरवरी को आने वाले हैं, उनका भी किसी तरीके से टल जाए। इसके पीछे कहीं ये दिमाग भी काम कर रहा था, क्योंकि 5 फरवरी को अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो 5 फरवरी को ही मिल्कीपुर में भी मतदान है, 5 फरवरी को दिल्ली में भी मतदान है। और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो पूरा फोकस प्राइम मिनिस्टर पर होता है। कैमरे, सारे चैनल, सारे भाषाई चैनल भी प्राइम मिनिस्टर को दिखाते हैं। तो एक बड़ी साजिश कहीं उनको रोकने की भी थी। नहीं, डेफ़िनेटली थी। आप इस तरह समझें कि पर्व के दिन सारे मेला पास कैंसल हो जाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियाँ भी अगर वो ड्यूटी पे नहीं है, तो मैं आपको बताऊँ पुलिस के उच्च अधिकारियों की गाड़ियाँ भी नहीं घुस पाती हैं मेले के दौरान। एकदम बेकार बकवास बात है, कोई इसमें वीआईपी मूवमेंट नहीं था, कहीं वीआईपी वाला कोई बात ही नहीं थी। और वो बात सिर्फ़ इसलिए हो रही थी कि किसी भी तरह 5 तारीख को नरेंद्र मोदी को मेले से आने से रोक दिया जाए। क्योंकि अगर वो मेले से आने से रोक लेते हुए नरेंद्र मोदी को, तो ये सब उनकी बहुत बड़ी जीत होती कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें डुबकी नहीं लगा पाए। आने वाले समय में इन लोग यही कह के ताना देते कि क्या मेला कराया आपने, प्रधानमंत्री को तो नहला नहीं पाए, आपने क्या मेला कराया? आप समझिए इस बात को। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट इस बात मत कि हाँ, ये बात सच है कि 5 तारीख को मतदान भी है। लेकिन एक बात ये भी नज़र आती है कि अगर वो किसी तरह 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी साहब को आने से रोक देते हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी एक विजय हो जाएगी और जिसको वो आने वाले सालों में सुनाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि मेला तो फ्लॉप था। जैसे आपको याद होगा अखिलेश यादव ने कहा था कि ट्रेनें खाली जा रही हैं। हकीकत ये है कि भारत सरकार को 300 नई ट्रेनें चलानी पड़ी। लोग बता रहे हैं कि ये जो रिज़र्व्ड कूपे हैं, जो रिज़र्व्ड बोगियाँ हैं एसी एसी की, उसमें भी लोग इतना ठसाठस भरे हुए हैं। और अच्छी बात तो ये है कि वो तमाम लोग जो रिज़र्व सीट लेके चल रहे हैं, वो भी इसका बुरा नहीं मानते। वो भी कहते हैं चलिए ठीक है, मेला जा रहे हो तो ठीक है भाई, आ जाओ, बैठ जाओ, हम तुमको अकोमोडेट कर लेंगे। और यही सब चीज़ें लोगों को बुरी लग रही हैं क्योंकि आज की तारीख में पूरे विपक्ष के पास सिर्फ़ एक ही तो कार्ड है कि किसी भी तरह जातियों में विभाजित करके हिंदुओं को कमज़ोर कर दो, सनातन को कमज़ोर कर दो। तो इसके लिए मेला उसको उनको चिढ़ा रहा है, उनको परेशान कर रहा है, उनको दिक्कत दे रहा है। तो ऐसे में अगर वो प्रधानमंत्री को रोक सकेंगे तो उनकी तो बहुत बड़ी विजय होगी ओंकार सर। अनुपम जी ने आज योगी आदित्यनाथ के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए कुछ अंदाजे लगाए हैं। और और भविष्यवाणी की है सर, मेरा भी ये भविष्यवाणी भी मानना की। है मेरा भी ये मानना है कि योगी जी को छेड़ना बहुत भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। वो जो भी उनको छेड़ता है, जो भी उनकी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करता है, जो भी हाथों में पत्थर उठाता है, उनकी टाँगें टूटती हुई हमने देखी हैं। वो अपनी टाँगों पर चल नहीं पाते हैं। और एसआईटी जाँच कर रही है। आयोग ऑलरेडी दौरा कर चुका है। तथ्य सामने आएँगे, चेहरे बेनकाब होंगे और उसके बाद उनका क्या हाल होगा, ये हम और आप सब देखेंगे। अनुपम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपने समय धन्यवाद निकाला सर। ओशियन नेटवर्क के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन ज़रूर रहेगा कि घूमता आईना अवश्य देखें, सब्सक्राइब भी करें, उनको सहयोग करें। थैंक यू सो मच अनुपम जी। थैंक नमस्कार। थैंक यू सर।